चलिए फ्रेंड्स, मैं संजीव बंसल आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ, कंटिन्यू कराने जा रहा हूँ हायर परचेज। तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लास के अंदर हायर परचेज पढ़ा था, आज हम वहीं से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आपके सामने सर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। जितेंद्र लिमिटेड परचेज अ प्लांट ऑन द फॉलोइंग बेसिस। कैश प्राइस कितना है सर? 1,10,000, डाउन पेमेंट 30,000 एंड इज टू बी पेड आउट इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट 10% पर एनम। फ्रेंड, पहले चीज को हमें समझने की जरूरत है क्वेश्चन को। कैश प्राइस 1,10,000, तो मैंने आपको मतलब बताया था कि अगर हम मार्केट में जाते हैं और टोटल एक साथ हम टोटल अमाउंट दे देते हैं, दैट्स नोन एज ए कैश प्राइस, यानी 1,10,000। लेकिन अब यहाँ पे हमारी जो सिस्टम जो परचेजिंग हो रही है वो किस बेसिस पे हो रही है? हायर परचेज बेसिस पे, राइट। तो अब इनिशियली एक हैंडसम अमाउंट हायर परचेजर को, हायर वेंडर को देना पड़ेगा, दैट्स नोन एज ए डाउन पेमेंट 30,000। अब आगे चेंज कैसा है? उसने कहा कि जो बाकी का अमाउंट है वो पे किया जाएगा इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट। सर, मैंने टुगेदर को यहाँ पे हाईलाइट भी कर रखा है कि यानी 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट कहता है, तो एक्चुअली में ये इंस्टॉलमेंट सारी इक्वल होंगी ऐसा नहीं है। जब वो बोल देता है इक्वल इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट, तो इसका मतलब है इंस्टॉलमेंट में, सभी इंस्टॉलमेंट में जो प्रिंसिपल का जो अमाउंट होगा दैट विल बी सेम। तो प्रिंसिपल का अमाउंट सेम रहने वाला है। इज दैट क्लियर? तो अब देखिए जरा, 1,10,000 है, डाउन पेमेंट 30,000 की दे रहे हैं, तो मैंने कहा रिमेनिंग बैलेंस क्या बचा, जरा वो देखते हैं सर। चलिए, मैंने कहा जो कैश प्राइस है, ठीक है जी, वो 1,10,000 है सर, ठीक हो गया जी। तो मैंने कहा सर 1,10,000 जो कैश प्राइस है, 1,10,000, ठीक हो गया। अब डाउन पेमेंट सर, डाउन पेमेंट हम कितनी दे रहे हैं? 30,000 दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब टोटल आउटस्टैंडिंग कितना रह गया? बैलेंस 80,000 रह गया। अब कितनी इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं सर? हम इसको पे कर रहे हैं 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो 4 से डिवाइड कराया, तो इसका मतलब ये हुआ माय फ्रेंड, हर इंस्टॉलमेंट में जो प्रिंसिपल का जो अमाउंट है दैट विल बी 20,000, कि जो भी इंस्टॉलमेंट जा रही है उसमें 20,000 प्रिंसिपल का जाएगा, साथ में जो इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट चला जाएगा। इज दैट क्लियर? तो अब इसके निकालने के बहुत सारे तरीके सर, जो हमारे को पसंद आ जाए। एक सबसे आसान तरीका तो सर ये है कि स्टार्टिंग में जो पहले साल जो आउटस्टैंडिंग रहा, जो आउटस्टैंडिंग रहा सर फर्स्ट ईयर पे जो रहा, ठीक है जी, मैंने कहा ईयर और ये फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर पे जो आउटस्टैंडिंग का अमाउंट है सर दैट इज 80,000। अब हर साल 20,000 पे कर रहे हैं, सेकंड ईयर में सर 20,000 पे करेंगे तो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल कितना रहेगा? 60। फिर कितना बचेगा? 40, क्योंकि 20 फिर पे कर दिया होगा, और फिर हमारा जो यहाँ पे बचा होगा 20, और लास्टली कितना हो जाएगा? 0। क्या मेरी बात सुन में आ रही है? इज दैट क्लियर? ठीक है। तो यानी पहले साल के ईयर के एंड आउटस्टैंडिंग जो रह रहा है पूरे साल वो 80,000 रह रहा है। तो अब हमने प्रिंसिपल 20 पे कर दिया, बचा 60,000, फिर 20 पे कर दिया 40,000, फिर 20 पे कर दिया 20,000। तो माय फ्रेंड, जो भी इंटरेस्ट कोई भी व्यक्ति देगा तो वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे तो देगा। अब ध्यान करिए जी, जो इंटरेस्ट का अमाउंट है, अब क्वेश्चन आता है जी इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है, क्या परसेंटेज है इंटरेस्ट की? तो सर इंटरेस्ट की परसेंटेज है 10%, 10% पर एनम पूरे साल का, राइट। तो सर 10% इसका कितना बना? 8,000। इसका कितना बना सर? 6,000। इसका कितना बना सर? 4,000। और इसका कितना बना सर? 2,000। ठीक है जी। अब ध्यान करना, जो हम प्रिंसिपल पे कर रहे हैं वो कितना पे कर रहे हैं हर साल? 20,000 पे कर रहे हैं। तो फ्रेंड, इसका मतलब यहां पर जो इंस्टॉलमेंट की जो अमाउंट आने वाली है वो कितनी आएगी? 20 + 8 28,000, 20 + 6 26,000, यानी कि 20,000 प्रिंसिपल के और 8,000 इंटरेस्ट के, 20,000 प्रिंसिपल के, 6,000 इंटरेस्ट के, 20,000 प्रिंसिपल के और 4,000 इंटरेस्ट के, और 20,000 इंटरेस्ट के, और माय फ्रेंड यहां पर 2,000 इंटरेस्ट। तो जो यहाँ पे इक्वल इंस्टॉलमेंट जो बोल रहा है, लेकिन टुगेदर जो बोल रहा है, तो अब यहां देखिए इंस्टॉलमेंट इक्वल नहीं है, माइंडेड, यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो इक्वल है। तो थोड़ा सा टोन को पढ़ने की कोशिश करेंगे और टोन को समझने की कोशिश करेंगे। इज दैट क्लियर? आया सुन में फ्रेंड? चलिए आगे चलते हैं जरा हम इसके अंदर। चलिए फ्रेंड, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सर 5 पढ़िए। गौरव ने परचेज ए प्लांट ऑन द फॉलोइंग बेसिस। ठीक है जी, जो परचेज करा प्लांट को हम परचेज करें फॉलोइंग बेसिस पे, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। हाई परचेज जो इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं वो 40,000, 30,000 और 25,000 थर्ड ईयर में पे कर रहे हैं।
अब उसने कहा जी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10% पर एनम इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट, यानी आप देखिए इंस्टॉलमेंट में ऑब्वियसली इंटरेस्ट इंक्लूडेड होता है, तो वो कह रहा है जी 10% का इंटरेस्ट हमारा इसमें इंक्लूडेड है, और जो डाउन पेमेंट है सर, जो भी कैश प्राइस है उसका 20% सर कैश प्राइस जो है वो हमें देना पड़ेगा। डाउन पेमेंट कितना जी, जो भी कैश प्राइस है, मान लीजिए अगर 100 रुपए कैश प्राइस है तो 20 रुपए डाउन पेमेंट के हायर परचेजर को, हायर वेंडर को देनी पड़ेगी। फाइंड आउट द टोटल कैश प्राइस। अब इसमें आ रहा है जी टोटल कैश प्राइस निकालिए सर। अब एक बात सुनिए जी, मान लीजिए हम गाड़ी चलाते हैं, अब हम कह रहे हैं जी हम परफेक्ट है सर गाड़ी को सीधा चलाना, लेकिन हम कह रहे हैं जी बैक गियर में डाल के रिवर्स करनी पड़ जाए तो सर बड़ी दिक्कत है। तो ये तो बड़ी मुश्किल वाली बात है ना सर, फिर गाड़ी को कैसे लेके जाएंगे। अब हम जिस भी रूट पे जा रहे हैं वहां पे गाड़ी हमेशा हर वक्त हमें सीधी ही चलानी पड़ेगी, इस बात की गारंटी लाए कहां से। कहीं भी ऐसा हो सकता है ना कि रिवर्स में बैक गियर डाल के रिवर्स करनी पड़ जाए गाड़ी को। तो आप इस बात को समझिए, ये बेसिकली रिवर्स वाला ही क्वेश्चन है। अब जरा दोबारा ध्यान दीजिए और समझिए ये रिवर्स वाला क्वेश्चन किस प्रकार से है। देखिए फ्रेंड्स, उसने यहां पर हमारे को ना आपको प्रिंसिपल कैश प्राइस को डाउन पेमेंट कुछ भी नहीं दिया जो पिछले क्वेश्चन में दे रखा था, लेकिन वो कह रहा है इसमें 10% का इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो फ्रेंड आप ये बात मानते हैं कि जब लास्ट पेमेंट देके हटेंगे दैट इज 25,080 रुपीज, तो इसके बाद हायर वेंडर और हायर परचेज का कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो जाएगा, और वो कॉन्ट्रैक्ट जो आपका एग्रीमेंट ऑफ सेल था वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका अंदर 25,080 पे करने के बाद यानी कि सारी लायबिलिटी हायर परचेजर की हायर वेंडर के टुवर्ड्स खत्म हो जाती है। इज दैट क्लियर। तो अब जरा इसके अंदर जो हम काम करेंगे सर, रिवर्स गियर में ही काम करेंगे। समझिए, जो पहले हमने क्वेश्चन जो करा था उसमें हमने किस तरीके से करा था सर। देखो हमने यहां लिखा था सर, यार सर फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से लिखे थे सर, ठीक है जी। फिर हमने क्या करा था जी, फिर हमने करा आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, कि यहां पर बिगिनिंग में कितना आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग में, ठीक है जी। फिर हमने उसमें इंटरेस्ट लगाया था, हमने कहा सर इंटरेस्ट इतना इंटरेस्ट हो गया, राइट। इंटरेस्ट लगाने के बाद हमने कहा जी टोटल अमाउंट इतना ड्यू हो गया था जी। फिर हमने कहा कि इस टोटल में से हमने कितने का पे कर दिया, यानी इंस्टॉलमेंट कितने की पे कर दी, इंस्टॉलमेंट हमने कितने की पे कर दी। फिर यहां पे क्या बचा जी, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, यानी ये जो बचा आउटस्टैंडिंग एंड में, यानी पीरियड के एंड में कितना आउटस्टैंडिंग बचा, ये हमारी कैलकुलेशन निकलकर यहां सामने आ रही थी। फाइन, चलिए। अब फ्रेंड देखो ट्विस्ट में जरा समझिए, पिछले क्वेश्चन में हम सीधा सीधा चल रहे थे कि भाई कैश प्राइस 1,10,000 है, मान लीजिए 30,000 डाउन पे कर दिया, तो ये हमारे पास फिगर आ गया आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग 80,000। सर ये तो कहानी नहीं दे रखी। इस वजह से मैंने जो आपको एग्जांपल दिया कि हम बैक गियर में चलेंगे, तो बैक गियर की कहानी क्या है, जो तीसरा साल है सर, यहाँ पे लास्ट में तो सर कहानी खत्म हो जाएगी ना कि जब 25,000 रुपए 80 हमने पे करे, लास्ट की इंस्टॉलमेंट 25,080 रुपीज पे करा, तो उसके बाद तो कोई आउटस्टैंडिंग नहीं रहेगा। अब सर ये, अब यहाँ पे हमने कहा जब हमने इंस्टॉलमेंट पे करी तो उससे पहले जो ड्यू होगा ऑब्वियसली वो 25,080 होगा, कि टोटल ड्यू हुआ हमारा यहाँ पे 25,080, इतना ही हमने पे कर दिया और कोई आउटस्टैंडिंग नहीं बचा। एम आई राइट। अब फ्रेंड यहां पर कहानी आती है इंटरेस्ट। अब जैसे आपका मन करे वैसे समझिए सर, अगर ये 10% है, बात को समझने की कोशिश करिए, अगर ये इससे पहले यहाँ पे 100 होता है मान लीजिए, तो ये कितना होगा 10। इज दैट क्लियर। तो टोटल ड्यू कितना होगा 110। यूनिटरी मेथड, मैं ठीक कह रहा हूं जी कि भाई अगर बिगिनिंग पे 100 होंगे और इंटरेस्ट अगर 10 है, तो 100 का 10 रुपीज, टोटल कितना ड्यू हो गया 100 प्लस इंटरेस्ट 110। तो यूनिटरी मेथड सर, यानी 25,080 जो है उसमें 10% का इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो मैं फ्रेंड जैसे मैं आपको पहले भी कितनी बार क्लियर कर चुका हूं, मेरा मोटिव जो होता है हमेशा वो लॉजिक और रीजनिंग में होता है, बजाय रट्टा मारने के, बजाय मगअप करने के। नहीं तो आप क्या कहते हैं जी, ये क्या दिया जाता है जी 25,080 जब इंक्लूडेड है तो रेट अपॉन में 100 प्लस रेट, ये कहा जाता है। सर अगर इस चीज को मगअप करने से बेटर अगर इस बात को समझ लें तो कितना अच्छा नहीं है। आप बात समझ रहे हैं, आंसर इससे भी निकलेगा, डिनाई नहीं कर रहा हूं मैं। लेकिन अब आप देखिए ना सर, यानी कि 110 के लिए 25,080 है, तो हाउ मच फॉर 10 कितना होगा जी, यूनिटरी मेथड 25,080 डिवाइड बाय 110 इनटू में 10,
इज दैट क्लियर? तो अब आप हम जो ये फॉर्मूला करते हैं निकलेगा उससे भी यही, ये देखिए 25,080। लेकिन सर फॉर्मूला ही है, भूल गए मान लीजिए एग्जाम में, नर्वसनेस है, कुछ भी है, फिर क्या करेंगे? लेकिन लॉजिक तो नहीं निकलेगा ना सर। आप मेरी बात को समझ रहे हैं भाई? एग्जाम में जो लॉजिक रीजनिंग हम सीख के जा रहे हैं, जो एक तरीका सीख के जा रहे हैं, वो तो नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब दोनों से कहानी सेम निकलेगी, चॉइस आपकी है सर। तो अब हमने कहा जी इसको हम 25,080 को 11 से डिवाइड कर देंगे सर, इंटरेस्ट आ जाएगा। चलिए लेट्स डू इट। 25,080 सर, कैलकुलेटर लेके बटा करो आप मेरे साथ, ठीक है जी। तो ये कितना हो गया? 2280। तो फ्रेंड ये हमारा जो इंटरेस्ट निकला 2280, दैट इज ओवर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। इज दैट क्लियर? तो ध्यान करना, दिख ये रहा है लेकिन मेन ये है, तो ये तो कैलकुलेशन है। तो अब इसका मतलब ये 2280, तो फ्रेंड अब ये 100 था तो इसमें प्लस करके आया था, तो 25080 में से अगर मैं 2280 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या अमाउंट निकल के आ जाएगा जो बिगिनिंग में था जी, यानी कि 22,800 मैंने माइनस कर दिया एंड आई विल गेट 22,800। तो मैंने कहा तीसरे साल के बिगिनिंग में अगर इतना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है तो भाई सेकंड ईयर के एंड में इतना अमाउंट आउटस्टैंडिंग रहा होगा, क्योंकि यही तो कैश डाउन से ब्रोक डाउन हुआ होगा, ठीक है जी। अब सेकंड इंस्टॉलमेंट कितने की पे कर रखी है सर हमने? 30,000 की पे कर रखी है। तो फ्रेंड अगर 30,000 की पे कर रखी है तो टोटल ड्यू क्या होगा? यानी 30,000 पे करने के बाद ये आउटस्टैंडिंग रहा था। तो इससे पहले कितना आउटस्टैंडिंग रहा होगा सर? 52,800। इट्स वेरी इजी, ठीक है जी। अब इसमें फिर वो 10% इंक्लूड है, ये कंसेप्ट सर 110 और 110। इज दैट क्लियर? आपको इस बात के लिए, ये तो वर्किंग है, आपको ऊपर लिखना है, ऊपर लिख लीजिए कि ये 100 है, ये 10 है, तो दैट विल बी 110। ये लीजिए, ऊपर लिख लीजिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन लिख लीजिए ताकि आपको ध्यान रहे कि हाँ भाई कल को हमने कैलकुलेशन कैसे करी थी। तो अब 110 के लिए कितना है? 52,800। तो 10 के लिए कितना सर? वही सेम 11 से डिवाइड कराएंगे। उठाइए सर कैलकुलेटर जल्दी से। 52,800 डिवाइड बाय 11, 4,800। 4,800 ठीक हो गया सर? तो ये आ गया 4,800। तो अब जो बिगिनिंग होगा सर, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो मेरे पास फिगर निकल कर आ जाएगी 4,800 को। तो ये मेरे पास कितनी आ गई सर? 48,000, राइट? यानी 48 में इसको प्लस किया तो ये फिगर आई ना, ठीक। अब 48,000 सेकंड ईयर के बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग है, तो फर्स्ट ईयर के एंड में आउटस्टैंडिंग रहा होगा सर 48,000, राइट? अब हमने इंस्टॉलमेंट कितने की पे करी है सर? पहली 40,000 की पे करी है सर, राइट? तो इसका मतलब इससे पहले यहाँ पे आउटस्टैंडिंग कितना रहा होगा? 88,000, 10% इंक्लूडेड है। फिर वही सेम 1/10 करा, कितना हो गया सर? 8,000। कितना आ गया? 80,000। यानी कि हमारे पहले साल के बिगिनिंग में जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो कितना है? 88,000। और जो स्टार्टिंग में है सर, क्या वो कैश प्राइस होगा? तो मैंने क्या कहा यहाँ पर, इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकला? अगर मैं कहूं, ये अब आपको समझ में आया? तो अब मैं अगर ये बोलता हूं कि इसका जो भी हमने खरीदा है, क्या खरीदा था सर? प्लांट। तो मैंने कहा इसका कैश प्राइस कितना है? 80,000। तो इज इट क्लियर? समझ में आती है मेरी बात? अगर आती है तो गलत आती है समझ में। माय फ्रेंड्स, मेरी हमेशा एक फिलोसफी रही है, मैं पढ़ाते पढ़ाते डेलिबरेटली जानबूझ के यहाँ गलती करता हूँ। तो जो फ्रेंड्स मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और वो मेरे से पहले इस गलती को पकड़ लेते हैं, इट्स फैंटास्टिक, इट्स वेरी गुड। बट फ्रेंड्स अगर कोई नहीं पकड़ पाते तो वो इस बात के लिए अलर्ट हो कि इसका मतलब ये गलती उससे एग्जाम में हो सकती है। अब आप कहोगे हमें कैसे पता चलेगा जी, हम कैसे ये गलती कर रहे होंगे? दैट्स डिपेंड ओवर एक्सपीरियंस, कि जो हमने इतने साल पढ़ाते हुए जो एक्सपीरियंस गेन किया है, तो हमें पता है कि स्टूडेंट कहाँ कहाँ गलतियां करता है। तो जहां हमें लगता है कि स्टूडेंट गलती करता है वहां डेलिबरेटली मैं भी यहाँ गलती करता हूं। तो अगर आपने उस गलती को पकड़ लिया तो इसका मतलब वेरी गुड, लेकिन अगर नहीं भी पकड़ा तो निराश होने की जरूरत नहीं है और अटेंटिव होने की जरूरत है कि ठीक है सर, अपने आप से प्रॉमिस करना है कि अगली बार ये हमारे से गलती नहीं होगी। गलती क्या है वो समझिए सर। सर ये जो 80,000 निकलता था स्टार्टिंग में, इसमें से कैश प्राइस में से जो डाउन पेमेंट आप माइनस करते थे वही तो आउटस्टैंडिंग होता था। एक मान के चलिए मैंने कहा 2 लाख की हमने कोई सामान खरीद रहे हैं, कैश प्राइस 2 लाख है। फ्रेंड अगर हमने 40,000 पे कर दिया इमीडिएटली तो 2 लाख में से 40,000 माइनस करा तो 160 आउटस्टैंडिंग। तो बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग 160 ही तो होगा,
इसका मतलब इसमें से डाउन पेमेंट ऑलरेडी रिड्यूस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 80,000 है, इट्स नॉट ए कैश प्राइस, इट इज आफ्टर डाउन पेमेंट। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा जो कैश प्राइस होगा वो 80,000 ना होकर प्लस इसमें कोई डाउन पेमेंट। अब जरा डाउन पेमेंट देखते हैं सर इसके अंदर। चलिए जी, बहुत अच्छी बात। अब इस क्वेश्चन में डाउन पेमेंट भी नहीं दे रखी हमने, कोई इशू नहीं है सर, वो भी कर लेते हैं सर। आइए जी, अब इसने क्या दिया जी कि डाउन पेमेंट 20% है। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने कहा अगर कैश प्राइस 100 है तो डाउन पेमेंट 20% 20 होगा सर। तो उसके बाद जो आउटस्टैंडिंग रहेगा सर वो कितना रहेगा? 80। हैव यू गॉट इट? अब ये आउटस्टैंडिंग सर पिछले पेज पे हम निकाल चुके हैं सर। ये कितना है सर? 80,000। निकाल लीजिए यूनिटरी मेथड से सर। तो यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो मैंने कहा 80 के लिए जो कैश प्राइस है, अब आपकी चॉइस है कि आपको डाउन पेमेंट निकालनी है सीधा कैश प्राइस निकालना है, इट्स योर चॉइस। अगर चलो डाउन पेमेंट निकालना है तो निकाल दीजिए कि 80,000 है तो डाउन पेमेंट कितना? यूनिटरी मेथड 20/80 फॉर 1 के लिए 80,000 मींस इट इज 20,000। तो कैश प्राइस 80 + 20 तो 1 लाख रुपीज आया समझ में? तो माय फ्रेंड जो हमारा कैश प्राइस है दैट इज फैंटास्टिक 1 लाख रुपीज। इज दैट क्लियर? तो इसलिए मैं हमेशा एक बात सिखाता हूं कि चीजों को मगअप नहीं करना, रट्टा नहीं मारना, समझना है, समझ के आगे चलना है। ठीक है जी? और हायर परचेज तो सर ये मान के चलिए, मेरा मानना ये है कि हायर परचेज में अकाउंट्स कम और कैलकुलेशन ज्यादा है और वो काफी इजी करना हमारा काम। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं सर हम जनरल एंट्रीज पे। ठीक, आपको पता है सर कब से 11 से करते आ रहे हैं, बिगेस्ट जनरल के तो सर कोई गुजारा ही नहीं है। तो अब जरा जनरल देखते हैं सर। अब जनरल की कहानी है सर दोनों की बुक्स में। हायर वेंडर अपनी बुक्स में क्या करेगा और हायर परचेजर अपनी बुक्स में क्या करेगा, अब जरा इस पर हम जरा देख रहे हैं सर। ठीक है जी? तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं सर हायर परचेजर की, कि हायर परचेजर अपनी बुक में कैसे ट्रीटमेंट करेगा जी। चलिए सर, सबसे पहले जब हायर परचेजर एसेट्स को खरीदेगा, हायर परचेजर के लिए तो एसेट्स है ना सर, तो हायर परचेजर जब खरीदेगा उस एसेट्स को तो उसकी अपनी बुक में ट्रीटमेंट क्या करेगा? तो एसेट्स को डेबिट करेगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट। ठीक है जी? क्योंकि एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, तो अगर बिजनेस के अंदर बढ़ रही है तो वी हैव टू डेबिट इट। लायबिलिटी बढ़ रही है सर उसकी टू हायर वेंडर, कि भैया हायर वेंडर से खरीदा है वो उसकी लायबिलिटी हो गई, तो वो हायर वेंडर को यहाँ पे क्या कर देगा? क्रेडिट कर देगा। इज दैट क्लियर? फिर उसके बाद ये कहानी मैंने बताई जब वो एसेट्स को परचेज कर रहा है, ठीक है ना? फिर क्या होगा सर? डाउन पेमेंट, कि यहां पर हायर परचेजर हायर वेंडर को डाउन पेमेंट देगा। तो जब डाउन पेमेंट देगा सर तो कैश या बैंक वट एवर जो भी कम होगा, बैंक होगा या कैश होगा जो भी होगा, ठीक है जी? तो अब उसकी लायबिलिटी जो है हायर वेंडर के प्रति वो कम होगी सर। तो दैट्स व्हाई हम क्या करेंगे सर, यहाँ पे जो हायर वेंडर होगा वो डेबिट हो जाएगा। ठीक हो गया? चलिए अब वो जो पहला पीरियड था उस पीरियड के एंड पे आ गए अब हम। और उस पीरियड के एंड पे यहां पर हायर वेंडर कहेगा कि भैया मेरा इतना इंटरेस्ट जो है वो ड्यू हो गया, राइट? चलिए जी, तो इंटरेस्ट ड्यू होगा सर। तो अब इंटरेस्ट जो ड्यू होगा हायर परचेजर के लिए माय फ्रेंड वो एक्सपेंस है, एंड मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस हैव डेबिट बैलेंस। ठीक है जी? तो यहां पर क्या होगा? इंटरेस्ट डेबिट हो जाएगा सर, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। ठीक हो गया जी? चलिए, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट डेबिट कर दिया। अब ये इंटरेस्ट उसको किसको देना है? हायर वेंडर को देना है। तो टू हायर वेंडर, लायबिलिटी फिर से बढ़ गई। ठीक हो गया जी? अब जब इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे जी? इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे। ठीक है जी? चलिए इंस्टॉलमेंट पे कराइए। पेड इंस्टॉलमेंट, ठीक है जी? तो पे करेंगे तो हमारे पास से कैश या बैंक कम हो रहा है सर, वट एवर जो भी कैश या बैंक जिससे मोड से पेमेंट कर रहे होंगे, और ये हमारा लायबिलिटी जो होगी वो कम होगी, तो हायर वेंडर को क्या करेंगे? हम डेबिट करेंगे सर। ठीक हो गया? तो हायर वेंडर टू कैश या बैंक। ठीक हो गया? अब हम बुक किसकी बना रहे हैं? हायर परचेजर की। हायर परचेजर की बुक्स में सर एसेट्स आ रही है सर। एट द एंड ऑफ द पीरियड हम डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं सर उस एसेट्स पे, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे सर। डेप्रिसिएशन की एंट्री सर, डेप्रिसिएशन हमारा क्या है सर? एक्सपेंसेस है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। तो हमारे उस एसेट्स की वैल्यू सर कम होगी,
2 है सर। ठीक हो गया जी? ठीक। अब फ्रेंड जैसे कि मैंने बात करी आपसे, अब पीरियड के एंड की अगर मैं बात करता हूं तो हमें पता है एक बिजनेस में जितने भी नॉमिनल अकाउंट हैं वो सारे क्लोज हो जाते हैं ट्रेडिंग में, पीएनएल में, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एक्सपेंसेस। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी बुक में, हायर परचेज बुक में जो एक्सपेंसेस के नाम पे आया, डेप्रिसिएशन आया और इंटरेस्ट आया। अब ध्यान करिए सर, जो ये दोनों चीजें हैं ना ट्रेडिंग में जाती हैं ना पीएनएल में, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जाती है, किसमें जाती है? पीएनएल में, बिकॉज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो चलिए जी, अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ट्रांसफर की एंट्री करा देते हैं जी। तो मैंने कहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन। ठीक हो गया? अब फ्रेंड ध्यान करना, अगर यहां पर जो ये हायर परचेजर है, अगर सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप फर्म है, तो एंट्री क्या हुई? पीएनएल अकाउंट। अगर जो हायर परचेजर है सर, ये भी तो एक कॉर्पोरेट बॉडी, एक कंपनी हो सकती है, अगर कंपनी हुई तो उस केस में सर क्या आ जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। ठीक हो गया ना सर? पीएनएल अकाउंट की जगह स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो जब हम एक अच्छा एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर हम चाहे ग्रेजुएशन का एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे वो सीए इंटर का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो हमें इस तरह से सारी चीजों को ध्यान रखना है कि हमें हमारे से एक भी गलती ना हो जिसकी वजह से हमारे मार्क्स जो है वो रिड्यूस हो जाए। इस बात का ध्यान रखना है कि अगर हमारा टारगेट 100 मार्क्स लाने का है तो हमें बड़े ध्यान से सब चीजों को चलाना पड़ेगा, और मालिक ने चाहा तो वो भी पॉसिबल होगा। अब आते हैं सर, अब इसी की कॉरेस्पॉन्डेंस में हम चलते हैं और अब हम देखते हैं कि यही चीज एंट्रीज हायर वेंडर की बुक में किस प्रकार से होंगी। चलिए माय फ्रेंड, अब हमने कहा एसेट्स। अब यहां पर हायर परचेजर ने एसेट्स खरीदी है, यहाँ पे हायर वेंडर ने क्या करा? एसेट्स को बेचा है। ठीक है जी? तो लेकिन पैसे तो आए नहीं है, तो अब यहाँ पे जो हायर परचेजर है, वो हायर परचेजर उसके लिए क्या हो गया सर? हायर परचेजर हो गया उसके लिए डेटर। बात समझ आ रही है कि यहाँ पर जो सामने वाला है, पेमेंट तो हमारे पास आ नहीं रही ना अभी स्टार्टिंग में, तो हायर परचेजर क्या हो गया? डेटर हो गया। तो सर मैंने यहाँ पे एंट्री करी, कंसेप्ट वही है, एंट्री ये बता रहा हूँ। तो हमने कहा हायर परचेजर डेबिट, आ रही बात समझिए? एसेट्स उसके पास आई है, इसके पास से एसेट्स गई है, तो मैंने क्या करा? एसेट्स अकाउंट। समझ आ रही है मेरी बात? कोई डाउट, कंफ्यूजन? उसके पास एसेट्स आ रही है, इसके पास से एसेट्स जा रही है। इज दैट क्लियर? अगर क्लियर है तो माय फ्रेंड सॉरी, इट्स अ रॉन्ग, ये गलत है। अब मुझे नहीं पता अब आप में से कितनों ने गलती पकड़ी थी या नहीं पकड़ी थी, अब ये आप जानते हो और आपका जमीर जानता है सर। अगर कोई बात नहीं, अगर गलती पकड़ ली थी तो वेरी वेल, अगर नहीं पकड़ी थी तो अगली बार के लिए हम इस बात का प्रॉमिस करेंगे अपने आप से कि गलती नहीं करेंगे। क्या गलती नहीं सर? एसेट्स, एसेट्स नहीं होगा, सेल होगा। देखो हायर परचेजर जो है, वो अगर कोई हायर परचेजर पे खरीद रहा है तो उसके लिए चलो वो एसेट्स है, लेकिन सर जो बेच रहा है उसके लिए तो सर वो गुड्स है। आ रही है बात समझे? भाई जो गुड सोल्ड आउट कर रहा है हायर वेंडर, उसके लिए वो एसेट थोड़ी है। अब सपोज करिए सर, स्टालिन ट्यूटोरियल के अंदर सर मुझे ये डिजिटल बोर्ड चाहिए सर, मुझे एयर कंडीशनर चाहिए, मुझे फर्नीचर चाहिए, मुझे लैपटॉप चाहिए, मुझे कैमरे चाहिए, सब कुछ चाहिए सर मेरे को। अब मैं खरीद रहा हूं तो मेरे लिए ये एसेट्स हैं, लेकिन सर जिससे मैंने डिजिटल बोर्ड खरीदा उसके लिए तो गुड्स है, उसके लिए एसेट्स थोड़ी ना। जिससे मैंने एसी खरीदा, मेरे लिए एयर कंडीशनर एसेट्स है, लेकिन सर उसके लिए तो गुड्स है। हैव यू गॉट इट? तो इसका मतलब यहां पर एसेट्स नहीं होगा, यहां पर कहानी क्या होगी? यहां पर होगी सेल। और फ्रेंड ध्यान करना, अगर जैसे हम कोई गलती करते हैं उसे सराउंडिंग करना है और साइड में सही लिखना है, उसमें हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना जैसे मैंने गलती मैंने यहाँ पे करी डेलिबरेटली, आपने भी कर दी, अब आपने को हो गलती हो गई सर, ठीक है, अब पहले आपने क्या करा? ये ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। आपको आपको दिखना चाहिए कि यार हमने पहले क्या गलती करी थी, तभी तो गलती अगली बार रिपीट नहीं होगी ना। तो इसलिए बड़ी तमीज से उसको केवल सराउंडिंग करिए और साइड में सही लिख दी। ठीक है? होच पोच नहीं करनी बिल्कुल भी। ठीक हो गया? चलिए आगे चलते हैं। और कोई गलती हो जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस हमें प्रॉमिस करना है कि अगली बार गलती नहीं करेंगे, दैट्स ऑल। ठीक है? इंसान है, इंसान से गलती होती है। अगला सर डाउन पेमेंट। अब डाउन पेमेंट सर हायर परचेज हायर वेंडर को दे रहा है, तो इसके पास पेमेंट आ रही है, तो कैश या बैंक वट एवर जैसे भी आ रही है, एसेट्स बढ़ रही है, तो फ्रेंड क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो कैश या बैंक वट एवर जिस भी मोड से आ रही है, डेबिट। अब ये क्रेडिट किसको देगा? हायर परचेजर को, टू हायर परचेजर। ठीक हो गया? अब एट द पीरियड ऑफ एंड, पहले साल के एंड में सर
इंटरेस्ट की जो कहानी है, इसके लिए इंटरेस्ट सर इनकम है, तो इनकम में तो क्रेडिट होगी सर इंटरेस्ट। ठीक है जी, किससे लेना है? हायर परचेजर से, तो ये हायर परचेजर को डेबिट करेगा सर। इज दैट क्लियर? समझ आगे मेरी बात? अब उसके बाद इसके पास पेमेंट मिल जानी है सर, चलिए पेमेंट मिलवाइए सर इससे। अब एट द एंड ऑफ द पीरियड पेमेंट आ रही है सर, तो कैश बैंक, कैश बैंक टू क्या नाम है इसका, हायर परचेजर, जो भी नाम होगा सर वो नाम डाल देंगे सर। ठीक हो गया सर? अब एट द एंड ऑफ द पीरियड जितने भी नॉमिनल अकाउंट से ट्रांसफर होंगे, तो इसके लिए तो सर इंटरेस्ट इनकम है, तो ट्रांसफर करने के लिए हम क्या करेंगे सर? डेबिट करेंगे इंटरेस्ट टू P&L अकाउंट। ठीक हो गया सर? इज दैट क्लियर? इट्स वेरी इजी। सिर्फ कहानी इस बात की है कि हर चीजों को हम किस तरह से समझते हैं और किस तरीके से उसको हम लेते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। चलिए अब हम थोड़ा सा इसके अंदर आगे बढ़ते हैं, और अगर इसके अंदर आगे बढ़ते हैं तो जरा देखते हैं कि कहानी किस तरह से वो होंगी सर। अब जरा आते हैं सर हम इसके फॉर्मेटिंग पे सर। ठीक, अभी मैंने सर यहाँ पे बात करी आपसे हायर परचेजर की, तो मैं आपको यहाँ समझाना चाह रहा हूँ इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। अब इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर में मेनली क्या चीज बनेगी? मेनली अगर लेजर की बात करूं, अकाउंट्स की बात करूं, तो हायर परचेजर अपनी बुक में एक तो हर वेंडर का अकाउंट बना रहा होगा, दूसरा जो उसने एसेट्स खरीदी है उस एसेट्स का अकाउंट बना रहा होगा। इज दैट क्लियर? तो फ्रेंड इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, तो प्रैक्टिकल हम सोचें कि इसकी बुक में वो क्या क्या बनाएगा सर। एक तो सर वो बनाएगा हायर वेंडर का अकाउंट, ठीक हो गया, ठीक, और दूसरा वो बनाएगा एसेट्स का अकाउंट। ठीक, वैसे फ्रेंड्स मुझे शायद बतानी तो नहीं चाहिए क्योंकि अब आप इस लेवल पे आ चुके हो, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं। मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग जितने भी हमारे अकाउंट्स हैं वो 5 हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है जी? 5 हिस्सों में कौन कौन से सर? हमने कहा एक तो एसेट्स, एक लायबिलिटीज, एक कैपिटल, रेवेन्यू, प्रॉफिट गेन इनकम्स, और एक्सपेंसेस लॉसेस। ये 5 हिस्सों में मेन डिवाइड करते हैं सर। राइट, अब सर हम जो बात करें सर, लेफ्ट साइड डेबिट, यहां क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। तो फ्रेंड हमें पता है एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, लायबिलिटीज का क्रेडिट, कैपिटल का क्रेडिट, एक्सपेंसेस लॉसेस का डेबिट और रेवेन्यू गेन्स का क्रेडिट। ये कहानी होती है सर। राइट, ठीक कह रहा हूं? तो फ्रेंड इसका मतलब क्या हुआ? एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है तो डेबिट प्लस क्रेडिट माइनस, लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट प्लस डेबिट माइनस, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है क्रेडिट प्लस डेबिट माइनस, एक्सपेंसेस का डेबिट होता है डेबिट प्लस क्रेडिट माइनस, और रेवेन्यू गेन्स प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है तो क्रेडिट प्लस डेबिट माइनस। पता नहीं जब हमने अकाउंट्स की शुरुआत करी थी तब से पढ़ते आ रहे हैं, और उस वक्त तो मैंने इसके लॉजिक रीजनिंग भी दिए हैं कि भाई एसेट्स डेबिट क्यों होती है, लायबिलिटीज क्रेडिट क्यों होती है, कैपिटल क्रेडिट क्यों होती है। बट अब राइट नाउ वी आर नॉट इन बेसिक लेवल, तो अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो मेरी बेसिक लेवल पे पहुंच के मेरी वीडियो देख सकते हैं, वहां आपको इन बातों के जवाब मिल जाएंगे। ठीक है ना? तो अब यही सारी चीजें यहाँ पे लगेंगी सर। अब जो हायर वेंडर है, अगर बेटा इनमें 5 में से मैं पूछूं 5 में से क्या है, तो ध्यान करिए जो हायर वेंडर है सर वो हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी। क्या है हमारे लिए? एक लायबिलिटी। तो हम लिख सकते हैं सर अपने उसके लिए कि ये हमारे लिए एक लायबिलिटी है। लायबिलिटी है ना सर? ऐसे तो एसेट सही है सर हमारी जो हमने खरीदी है सर। अब लायबिलिटी का सर बैलेंस की जो बात करूं तो मैंने कहा सर यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट, एसेट से यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट। अब फ्रेंड ध्यान करिए एसेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट, लेकिन लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। इसलिए जब वेंडर का बैलेंस बढ़ेगा, जब हायर वेंडर का बैलेंस बढ़ेगा तो हम क्रेडिट करेंगे, और जब घटेगा डेबिट करेंगे। एसेट्स का बैलेंस जब बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, घटेगा तो क्रेडिट करेंगे। राइट, चलिए अब मैंने कहा सबसे पहले कहानी क्या होगी कि यहाँ पे हायर परचेजर हायर वेंडर से एसेट्स खरीद रहा है सर। तो जब एसेट्स खरीद रहा है तो लायबिलिटी क्या होगी सर? ऑब्वियसली बढ़ेगी। एम आई राइट? क्लियर है? तो यहाँ पे हमने क्या कह दिया जी, चलिए जी जो भी एसेट्स खरीदी बाय एसेट। ठीक है जी, वट एवर जो एसेट आ गए। अब उसके बाद हमने कहा कि हमने उसको डाउन पेमेंट दे दी सर। जब डाउन पेमेंट देंगे तो सर लायबिलिटी हमारी कम होगी, तो इधर आ गया सर हमारा टू बैंक या वट एवर कैश है तो। ठीक है जी, ये हमने कम कर दिया सर। ठीक हो गया? अब हमने कहा एट द एंड हायर परचेजर को हायर वेंडर को इंटरेस्ट देना है, तो सर अभी तो इंटरेस्ट ड्यू है ना, तो हायर वेंडर का बैलेंस क्या होगा? इन्फ्लेट होगा, बढ़ेगा। तो लीजिए सर
बाय इंटरेस्ट। ठीक है जी। फिर हम इंस्टॉलमेंट पे करेंगे उसे, बैलेंस कम होगा टू बैंक। अब मान लीजिए पहला पीरियड सर फिनिश हो गया, मान लीजिए 1 मिनट के लिए दिस वन। तो अब कहानी क्या होगी सर, लायबिलिटी है सर, इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल सर यहां फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है जी, यहां बैलेंस निकलेगा टू बैलेंस कैरी डाउन। फिर वो अगली बार अगले पीरियड के लिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगले बार फिर ये सारी रिपीट हो जाएंगी कहानियां, बस डाउन पेमेंट नहीं आएगी अब। अरे बस चीजों को समझने की जरूरत है। अब यहाँ पर आइए सर एसेट्स की केस में, जो एसेट्स खरीदी सर तो हमारी एसेट जो है सर वो बढ़ रही है, ऐसे बढ़ रही है। ठीक है जी। तो जब ऐसे बढ़ रही है, किससे बढ़ रही है, हायर वेंडर से, तो हमने कहा सर टू हायर वेंडर, जितनी की एसेट्स आई सर तो वो एसेट्स हो गई। ठीक है जी। घटेगी कब, जब आप उसको डेप्रिसिएशन लगा रहे हो सर, घट गई। फिर पीरियड के एंड में बाय बैलेंस कैरेट डाउन, कि कितना क्लोजिंग बच गया, ये क्लोज हो गया। मतलब कंसेप्ट सिर्फ वही है 5 जो हमने पढ़ते आ रहे हैं, नथिंग इज नया, कुछ नहीं है सर। उसी कंसेप्ट को दिमाग में रखते रहेंगे और काम करते रहेंगे और आसानी से काम ये हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इसी तरह से अगर इसी चीज को हम देखें कि ये हायर परचेज बुक्स में था, अगर हम ये कहें कि हायर वेंडर, अब हायर वेंडर अपने बुक्स में अकाउंट्स बनाएगा, ठीक है जी। अब जो हायर वेंडर अपने बुक्स में बनाएगा सर, तो हायर वेंडर की बुक्स के अंदर कहानी क्या है, वो किसका बनाएगा सर, वो हायर परचेजर का अकाउंट बनाएगा सर। बात समझ आ रही है भाई, हायर वेंडर किसका अकाउंट बनाएगा, हायर परचेजर का, जिसने सामान खरीदा है। चलिए जी। ठीक। अब जो मैंने 5 बताए थे, उन 5 में से उसके लिए हायर परचेजर क्या है सर, डेटर है, एसेट्स हो गई यानी कि। ठीक, अपनी नॉलेज के लिए लिख सकते हो सर कि एसेट्स नॉट एग्जैक्टली डेटर बट लाइक दैट। डेटर तो गुड्स के लिए होता है ना, तो उसके लिए कहानी क्या है कि जो उसने बेचा है उसको गुड्स बेची है। ठीक है जी। तो यानी इट्स लाइक ए डेटर। ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, ये मैंने कहा डेबिट बैलेंस, ये क्रेडिट बैलेंस। ठीक है जी। तो इसका मतलब डेबिट क्या हो गया सर, यहाँ पे प्लस हो गया, क्रेडिट यहाँ पे क्या हो गया, माइनस हो गया। बात सुना रही है। पिछले वाले केस में क्या था सर, यहाँ पे जो क्रेडिट था ये प्लस था, इसके लिए डेबिट माइनस था, इसके लिए यहाँ डेबिट प्लस था और क्रेडिट माइनस था। आ रही बात सुनिए सर। और यहाँ पे क्या हो गया, क्रेडिट अब आपका यहाँ पे माइनस हो गया और डेबिट प्लस हो गया, क्योंकि इट्स लाइक ए डेटर। इज दैट क्लियर। अब जरा देखते हैं सर, जब इसने सबसे पहले शुरू में क्या होगा, गुड्स बेचेगा, तो जब गुड्स बेचेगा तो यहाँ पर कहानी क्या होगी सर, डेटर बनाएगा, बनाएंगे सर डेटर। तो इसने क्या कहा जी, टू, अब गलती नहीं कर रहा हूं सर, एसेट्स नहीं, एसेट्स क्या आएगा सर, सेल, टू सेल, कि भाई इतनी की सेल कर दी, बैलेंस बढ़ गया, डाउन पेमेंट मिलेगी उसे बाय बैंक या कैश, वट एवर सिचुएशन, डाउन पेमेंट, तो ये कम हो जाएगा सर। अब पीरियड के एंड में सर इंटरेस्ट ड्यू होगा, तो हर परचेज का बैलेंस बढ़ाएगा कि भैया मुझे उससे इंटरेस्ट लेना है इतना। अब बाय बैंक, ठीक है जी। अब ये क्या हो गई, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ये कम हो जाएगा सर। ठीक है। अब ये टोटल जितना भी होगा सर, टोटल अमाउंट कितना था जी, फॉरवर्ड, ठीक है जी, बाय बैलेंस कैरी डाउन, कि इतना बैलेंस उससे अभी लेना है अगले पीरियड पे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक हो गया, ये इतना ओपनिंग है। अब अगले पीरियड फिर इंटरेस्ट और ये कहानी हो जाएगी, सिर्फ फर्क क्या होगा, अब जो पहले डाउन पेमेंट आई थी अब वो डाउन पेमेंट नहीं आएगी। इज दैट क्लियर। इस फॉर्मेटिंग पे हम यहाँ पर चलेंगे। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूं, उस क्वेश्चन से मैं और बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए आपकी स्क्रीन पे सर क्वेश्चन नंबर 6। उसने कहा जी एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड परचेज कर रहा है सर फ्रॉम मनीष मोटर 3 टेम्पोज कॉस्टिंग 1 लाख ईच। तीनों टेम्पो है उनकी कॉस्टिंग जो है 1 लाख रुपए है, हायर परचेज बेसिस पे सर। ठीक। ऑन 1 जनवरी 2020, 1 जनवरी 2020 को खरीद रहा है। 20% कॉस्ट वाज जो है वो पेड करनी है डाउन में
और उसके बैलेंस जो पे करना है 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट। अब देखिए सर यहाँ जो एनुअली पे करना है टुगेदर विद इंटरेस्ट, प्रिंसिपल का अमाउंट जो रहेगा दैट विल बी सेम। ओके, इंटरेस्ट एट द 9% एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के एंड में। X Transport Limited charge the depreciation on tempo at the 20% per annum on the diminishing balance method पे। Okay. Write up the necessary ledger account and journal entry in the books of both the party effect of the above transaction if accounts are closed on 31st December of each year। उसने कहा जी हर बार जो अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं वो 31 दिसंबर को। फ्रेंड्स सबसे पहले आप मेरी बात को समझिए कि एग्जाम में इस पे खाली जर्नल एंट्री भी आ सकती है और लेजर भी आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स जब आप लेजर बना रहे हैं तो आपको ये कोशिश होनी चाहिए कि आप डायरेक्ट उसे बना पाए बिगर जर्नल एंट्री पास आउट करें। और जब जर्नल एंट्री पास आउट कर रहे हैं तो वो तो पहले इनिशियल स्टेज है ही लेजर से, तो उसमें इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। तो इस वजह से मैं पहले आपको इसमें लेजर बना के दिखाऊंगा और उसके बाद हम जर्नल एंट्री करेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए दूसरी बात, इसमें आपको क्या ध्यान देना है कि जो यहाँ पे हम अकाउंट जो क्लोज कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट लिमिटेड के, वो 31 दिसंबर को क्लोज कर रहे हैं और जो पेमेंट हो रही है वो भी 31 ऑफ दिसंबर को ही हो रही है। तो इट इज जस्ट ए चांस कि जो क्लोजिंग की डेट है और जो पेमेंट की डेट है इंस्टॉलमेंट की वो कोइंसाइड कर रही है, वो एक ही डेट है। लेकिन रियल लाइफ में जरूरी नहीं है ना कि एक ही हो, तो अगले अगले क्वेश्चंस में मैं इस चीज को चेंज कर दूंगा। ठीक है, चलिए जी अब जरा क्वेश्चन शुरू करते हैं सर इस केस के अंदर। लेट्स स्टार्ट।